गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। एक बार आपको मैं फिर से दोहरा दूँ कि हमने कौन कौन से लेसन कर चुके हैं। हमने जून के लिए हैं पहला और 15वां, जुलाई का 10वां और 6ठा, और इन सब की मिलके अभी आपकी यूनिट टेस्ट हो गई है। तो जिन बच्चों ने यूनिट टेस्ट की नोटबुक नहीं ली है तो प्लीज़ लेके जाओ। फिर अगस्त महीने में हमने 3 लेसन पढ़े। दूसरा लेसन एसिड और बेस, 7वां लेसन अब आपको याद होना चाहिए, मैं पूछना चाहती हूँ 7वां लेसन कौन सा क्या था? नियंत्रण और समन्वय। और 12वां लेसन विद्युत का, ये लेसन हमने कर चुके हैं। हालांकि 12वां लेसन हमको सितंबर में भी करना था, लेकिन मैंने आपको करवा दिया। अब सितंबर में 3 लेसन हैं, तीसरा, चौथा, 12वां। ठीक है, तो हमने लेसन लिया है अभी 14वां, 12वां तो हो चुका है। ठीक है, तो अब तक हमने कितने लेसन कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 8वां चल रहा है मतलब। तो फर्स्ट टर्म तक का ये कोर्स है। ये पूरा कोर्स आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम का है। फर्स्ट टर्म एग्जाम में 9 लेसन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी के जो 7 लेसन हैं वो सेकंड टर्म एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम अक्टूबर में होती है। तो इस हिसाब से ये जितने भी लेसन हैं ये फर्स्ट टर्म के लेसन हैं। आज फिर से देख लेना। तो चलो, हमने सीख रहे थे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जो हम बहुत सालों से किस में से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उसको कहते हैं पारंपरिक स्रोत, परंपरागत स्रोत। उसमें मैंने आपको पहले पढ़ा दिया जीवाश्म ईंधन, कल पढ़ाया था। आज थोड़ी देर पहले आपको तापीय विद्युत संयंत्र पढ़ाया, और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ जल विद्युत संयंत्र। अब देखो, नाम से ही जाहिर हो रहा है, जल विद्युत यानी जल में से ही क्या पैदा करना? बिजली पैदा करना। जल में से बिजली पैदा करना आखिर किस तरह से पैदा की जाती है, किस तरह का उपयोग किया जाता है, वो अभी आपको मैं बताती हूँ। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थित ऊर्जा को किसमें बदलना है? विद्युत ऊर्जा में। ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, जैसे होते हैं झरने होते हैं, जलप्रपात होते हैं, फोर्स के साथ अगर वो ऊपर से पानी आ रहे हैं तो उसके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, उसके अंदर बहुत सारी स्थित ऊर्जा है। उस ऊर्जा को मुझे किस में परिवर्तित करना है? उस ऊर्जा को मुझे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। और थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये किसको घुमाने का है? फिर टरबाइन को। टरबाइन को घुमाने की वजह से फिर क्या पैदा होगी? बिजली पैदा होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, गिरते हुए पानी के नीचे क्या रख देने का है? टरबाइन। टरबाइन बहुत तेजी के साथ घूमेगा, बिजली पैदा करेगा, बिजली जनरेटर में जाएगी, जनरेटर के द्वारा पावर स्टेशन में जाएगी, पावर स्टेशनों के द्वारा आपके घर में आएगी। उद्देश्य एक ही है, टरबाइन को घुमाना। अब ये टरबाइन को जो घुमा रहे हैं, आसानी से खाली तुम जैसे कर रहे हो, स्लो पानी आएगा तो क्या चलेगा? क्या नहीं, उसके ऊपर तेजी के साथ पानी गिरना चाहिए, फोर्स के साथ, तब जाकर वो घूमता है। जैसे लहरें कैसे आती है, इतनी तेजी से आती है तो हम भी गिर जाते हैं, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि नहीं? तो यहाँ पर जल में से बिजली पैदा की जाएगी। जल में से जल प्रपात का हमारे पास बहुत सारे झरने कम हैं, इसकी वजह से हम उसके नीचे हम टरबाइन नहीं कर सकते। तो हमको आर्टिफिशियली रूप से ऐसी सिचुएशन पैदा करनी पड़ेगी कि जलप्रपात के जैसे पानी नीचे गिरे। तो जलप्रपात कम है, इसलिए जल विद्युत स्रोतों को बांधों से जोड़ा जाता है। जल विद्युत स्रोत का मतलब क्या?
जल विद्युत स्रोत का मतलब भी है पानी के स्रोत। तो पानी के स्रोतों को इकट्ठा करना है और उस पर क्या बनाना है, बांध। बांध का मतलब सब जगह से पानी लेके उस पानी को एक इकट्ठा करना और उस इकट्ठे किए हुए पानी का उपयोग करके बिजली पैदा करना। ठीक है, तो ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। अब देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पहले आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों जितनी आबादी बढ़ती जाएगी तो ऊर्जा के स्रोतों की मांग भी बढ़ती जाएगी। अब देखो हर चीज़ विद्युत ऊर्जा की मदद से चल रही है। अगर आपके घर पावर नहीं है तो क्या कोई चीज़ चलेगी? नहीं। तो ये विद्युत ऊर्जा हम कहाँ से लाएंगे? तो बच्चों ये विद्युत ऊर्जा हम पानी से लाएंगे। पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर बांध बनाकर, नदियों के पानी को रोक कर। ठीक है, तो जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों के बहाव को रोका जाता है, जलाशयों के पानी को रोका जाता है और उसके ऊपर बांध बनाए जाते हैं। तो बांध बनाने का उद्देश्य ये है कि पानी में से क्या पैदा करना, बिजली पैदा करना। तो उसी तरह से गंगा नदी के ऊपर टिहरी बांध बनाने की योजना चल रही है और नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। पर आगे मैं बताऊंगी कि इसमें क्या कठिनाइयां होती हैं। बांध के द्वारा जल, अब देखो बांध बन गया लेकिन पानी को फिर ऊपर से फेंका जाता है। फेंकने से कौन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा। कौन घूमेगा, टरबाइन के ब्लेडों के ऊपर पानी पड़ता है, टरबाइन गिरेगा। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखो ये पानी, उसके जल कपाट खोल दिए जाते हैं, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो पानी किसके ऊपर पड़ेगा, टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन घूमेगा और इसको किसके साथ जोड़ा दिया जाता है, देखो इधर फिर जनित्र यानी जनरेटर के साथ, जनरेटर को फिर पावर हाउस के साथ, फिर पावर हाउस के बाद पावर लाइन बनाई जाती है और वो पावर हमारे घर में आता है। तो जल का उत्पादन, जल में से बिजली कैसे पैदा होती है, जल को छोड़ा जाता है, जनरेटर टरबाइन घूमने लगता है, बिजली पैदा होती है। बिजली कहाँ जाती है, टरबाइन घूमने लगता है, फिर ये पैदा हुई टरबाइन में से जो बिजली पैदा हुई वो जनरेटर में आती है और जनरेटर के द्वारा पावर स्टेशन में आती है और फिर आपके घरों में पहुंचाई जाती है। इस तरह से तो हो गया, लेकिन बांध बनाने से बहुत खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। बांध बनाने के लिए एक तो हमें बहुत सारा जगह चाहिए और वो जगह नदियों के आसपास होती है। अब नदियों के आसपास भी मछुआरे, दूसरे लोग, कई लोग रहते हैं। तो क्या होता है कि अगर बांध बना दिया जाए और अगर वो पानी को कभी छोड़ा दिया जाता है बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो उनके घर खराब हो जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, उनको नुकसान होता है और उसके आसपास की जो कृषि योग्य भूमि है वो भी खराब हो जाती है। और बांध बनाने में हमें पर्वतीय स्थल के आसपास बनाना है, ऐसे स्थल हमारे पास कम हैं, तो इसके लिए खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो इसमें से एक फ़ायदा ये है कि बांध का पानी अगर ख़त्म हो गया, फिर से बारिश आएगी, फिर से इकट्ठा हो जाएगा, फिर से बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि बांध केवल सीमित क्षेत्रों में ही पैदा कर सकते हैं। मैंने बताया था पर्वतीय क्षेत्रों में, या जिसके आसपास नदियां हैं, जहां पानी ऑलरेडी ज़्यादा है। पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण से बहुत कृषि भूमि और मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाता है। बहुत सारी जो कृषि योग्य भूमि है, और अगर बांधों का पानी बाहर आ गया तो वो कृषि योग्य भूमि भी खराब हो जाती है। इनके डूबने के कारण जो उनके मानव के आसपास के जो घर हैं वो घर डूब जाते हैं, फिर बेचारे बेघर हो जाते हैं, फिर उनको दूसरा घर ढूंढना पड़ता है और उसमें भी सरकार को सब क्षतिपूर्ति करके देनी पड़ती है। इसके लिए कई लोग जो बेचारे गरीब लोग हैं, जिनका घर नदियों के पास है,
या पर्वतीय स्थलों के पास है जहाँ बांध बनाने की योजना चल रही होती है, तो ये सब समस्याएं पैदा होती हैं, तो वो ये सब इन सब बांध बनाने का विरोध करते हैं। तो बच्चों, उद्देश्य एक ही है, टरबाइन को घुमाना, या स्टीम के द्वारा घुमाना, वाष्प के द्वारा घुमाना, या पानी के द्वारा घुमाना। टरबाइन का घूमना, बिजली पैदा होना, जनरेटर में जाना, पावर स्टेशन में से हमारे घर पर आना। तो आपने देखा कि हमको ये जो बिजली मिल रही है वो कितनी तकलीफ़ों के बाद मिल रही है, और हम अपने घरों की बिजली 2 मिनट में भी सारी देर चालू करके चले जाते हैं। ये गलत बात है ना। तो अभी आज के बाद ध्यान रखना, अगर आप जिस रूम में ट्यूबलाइट, फैन का उपयोग नहीं कर रहे हो उसको बंद कर दो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी आप पढ़ाई करते रहना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ बच्चों देखा करो, और जितनों ने नोटबुक नहीं दी है दे देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।